हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आप सीटीआई कर रहे होंगे तो इस सब्जेक्ट को प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि सीटीआई और सीआईटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है यानी कि दूसरा लेसन है, यहाँ पे लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं 50-50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहला पार्ट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बहुविकल्पीय प्रश्न नाम से बना होगा प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने पार्ट 1 में लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था कि 7 दिन में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है। तो 7 दिन में कितने प्रतिशत भूल जाता है दोस्त, यहाँ पे 75% भूल जाता है। लेकिन इससे जुड़े और भी क्वेश्चन पढ़ाए थे, जिसको मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ। 20 मिनट में, या अगर 20 मिनट में पूछे कि 20 मिनट में कितने प्रतिशत व्यक्ति भूल जाता है, तो आंसर क्या होगा, 42%। और ऐसे ही अगर पूछे कि एक घंटे में लोग कितने भूल जाते हैं, तो 46%, जो कि आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं। उसके बाद 1 आवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, 24 आवर्स भी बोलते हैं। फिर वैसे ही पूछ लेगा 9 आवर्स, 9 आवर्स में कितने परसेंट लोग भूल जाते हैं, तो 46%। और यहीं पे अगर पूछे 24 घंटे यानी कि 24 आवर में कितने परसेंट लोग भूल जाते हैं, तो 66%। और यही अगर पूछे 48 घंटे, तो 48 घंटे में कितने परसेंट लोग भूल जाते हैं, 70% व्यक्ति जो पढ़ाया जाता है वो भूल जाता है। तो 20 मिनट में 42% भूल जाता है जो चीज़ पढ़ाया जाए, 1 घंटे में 46% भूल जाता है, 9 घंटे में 64% भूल जाता है, और 24 घंटे में 66% भूल जाता है, और 48 घंटे में 70% भूल जाता है, और 7 दिन में व्यक्ति कितना भूल जाता है, 75%। तो कल की वीडियो में ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से सभी वीडियो सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज सारे वीडियो को कवर किया है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। चलिए, आज का सेशन में पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 51 नंबर का। यहाँ पे दिया है 30 दिन में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है। तो 30 दिन में व्यक्ति कितना परसेंट भूल जाता है, 79%। याद रखिएगा, मैंने सभी सीक्वेंस से बता दिया है, 20 मिनट, 1 घंटे, 9 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, और 7 दिन और 30 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर पे दिया है भूलने के लिए उत्तरदायी कारक है थकावट, नशा, मानसिक असंतुलन, ये सभी। तो भूलने के लिए उत्तरदायी कारक है ये सभी। थकावट होगा तो भी आदमी क्या होता है, भूल जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी पढ़ाई करिए तो बिल्कुल माइंड सेटअप बनाकर कंसंट्रेट होकर पढ़िए। नशा अगर कर रहे हैं तो भी आप नशे के हालत में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मानसिक असंतुलन है तो भी आप भूल जाते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 53 नंबर। 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बिहेवियर इज नॉट, बिहेवियर नहीं है, जानबूझकर किया गया कर्म, ये बिहेवियर नहीं है। याद रखिएगा, पूछ रहा है बिहेवियर नहीं है तो आत्मविश्वास के साथ किया गया कार्य, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मैं काम कर लूंगा। अज्ञानता के कारण किया गया कार्य, तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मीन्स क्या होता है कि आपका व्यवहार क्या है। अज्ञानता के कारण किया गया कर्म क्या है, बिहेवियर नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। दिया है निम्न में से कौन सा व्यवहार का प्रकार है। व्यवहार का प्रकार आपको बताना है, इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर, और बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो यहाँ मैं बता दूं, जो 54 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए, किसी भी इंसान के अंदर इंटरनल बिहेवियर होता है, जो कि उसके अंदर आंतरिक होता है, जो बचपन से ही जो सिखाया गया होता है, तो वो उसके अंदर इनबिल्ट कर जाता है, उसी को इंटरनल बिहेवियर करते हैं। और एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है, जो हमें परिस्थिति सिखाए, परिस्थिति की वजह से हम जो व्यवहार करते हैं वो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 55 नंबर। दिया है व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार से क्या संबंधित है, पसंद करना, नापसंद करना, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो व्यवहार से जो संबंधित है वो है पसंद करना और न पसंद करना, ये दोनों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 56 नंबर। दिया है व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारक नहीं है। तो व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारक नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे,
कमजोरी और बीमारी के कारण ये भी सही है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारक नहीं है, तो कमजोरी और बीमारी के कारण लोग नहीं सीखते हैं, मानसिक तनाव के कारण नहीं सीख पाते हैं, और शारीरिक व्यवधान के कारण भी नहीं सीख पाते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं तो जैसे कोई विकलांग है तो वो हाथों से क्या करता है, अगर उसके हाथ नहीं है तो वो हाथों से क्या हो जाएगा, पहले रूप से वो कमजोरी और बीमारी उसको दबा देगा अगर कट गया है तो, मानसिक तनाव में रहेगा कि मेरा हाथ कटा हुआ है मैं कैसे काम करूंगा, और शारीरिक व्यवधान यानी कि उसका हाथ नहीं है इस कारण वो सीखने का कारक नहीं बन पाता है। वो आंख से तो देख सकता है, दिमाग से सोच सकता है, लेकिन हाथों से वो वर्क नहीं कर सकता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, कैसे सीख सकता है कोई व्यक्ति कोई चीज, कोशिश करके और देखकर। मैंने अभी बताया कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था एक विकलांग का जिसकी हाथ नहीं है, तो क्या करेगा, सिर्फ आंखों से देखेगा, उसका हाथ नहीं है तो वो कोशिश नहीं कर पाएगा सीख। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले उसको कोशिश करना चाहिए और देख कर सीखते हैं। जैसे हमारे वर्कशॉप में कोई भी चीज़ सिखाया जाता है तो सबसे पहले हम उसको आंखों से देखते हैं और सीखते हैं, और उसको बाद में कोशिश करते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, समझ करके, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति कुछ सीखता है कैसे, कोशिश करके और देख करके, अभ्यास करके और समझ करके, ये सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 58 नंबर। यहाँ पे दिया है कि टाइप्स ऑफ लर्निंग इज, यानी कि लर्निंग के प्रकार। लर्निंग में क्या होता है, सीखना, तो सीखने का प्रकार यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंटल लर्निंग और डेलिब्रेट लर्निंग, ये दोनों सीखने की कला है, जो कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। वोकेशनल लर्निंग ये क्या होता है कि जो हम लोग वर्कशॉप में सीख रहे हैं या ITI वगैरह में सीखते हैं, ये क्या है, ये वोकेशनल लर्निंग होता है, जिसमें 6 महीने से लेकर साल भर की कोर्स करवाया जाता है, जिसमें टीचर इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है। ठीक है, तो हमें टाइप्स ऑफ लर्निंग दो यहाँ पे होंगे, एक एक्सीडेंटल लर्निंग होगा, एक डेलिब्रेट लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 59 नंबर। दिया है डेलिब्रेट लर्निंग, यानी कि डेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, जानबूझकर लर्निंग, जानबूझकर अंतर्गत आता है, क्या होता है, रोट लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग, रेशनल लर्निंग, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रेशनल लर्निंग होता है ये क्या होता है, जानबूझ की लर्निंग होता है। रेशनल मीन्स क्या होता है, देखिए रेशनल मीन्स जो होता है कि जो बुद्धिमान पूर्वक यानी कि तर्क करके यानी कि बहस करके जो सीखते हैं वही क्या है, डेलिब्रेट लर्निंग। लेकिन डेलिब्रेट लर्निंग क्या है, एक निगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें सीखते नहीं हैं, जानबूझकर बस डेलिब्रेट करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत क्या नहीं है इसमें, देखिए पहले पहचान फिर याद करवाएं, सरल से कठिन की ओर पढ़ावें, फार्मूला बताने के बाद पाठ बतावें, या पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बतावें। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फार्मूला बताने के बाद पाठ बतावें। पहले फार्मूला बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड इक्वल टू v/t होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय जो होता है, तो ये कहाँ से आया इसके बारे में पाठ में बतावें। तो पहले फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये सभी डिटेल से, जैसे v = u + at न्यूटन का फार्मूला है, तो ये कहाँ से है ये सभी डिटेल से पहले तो फार्मूला बता दीजिए, फिर उसको सिद्ध कर कर दिखाइए। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सिद्धांत नहीं है, फार्मूला बताने के बाद पाठ बतावें, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, पहले पहचान फिर याद करवाया जाता है, सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाता है, पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बताया जाता है, यानी कि फार्मूला बताने के बाद पाठ बताना ये बहुत मतलब गलत है, क्योंकि फार्मूला बताने के बाद पाठ बतावें तो हम नहीं बता पाएंगे और जो स्टूडेंट है वो भी नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 61 नंबर। दिया है साइकोलॉजी के प्रकार हैं, तो यहाँ साइकोलॉजी के प्रकार बताना है, तो साइकोलॉजी के प्रकार है जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि बोथ एंड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा करवाने हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है, आपके सभी वीडियो को एक बार से रिवीजन कर जाना है एग्जाम से पहले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब से इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर के गवर्नमेंट जॉब किस स्टेट में निकला हुआ है और साथ ही इसकी तैयारी भी। तो 62 नंबर का है, जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है। तो जनरल साइकोलॉजी से संबंधित क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार और प्रतिक्रिया का अध्ययन जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कल्चर, इकोनॉमिकल, कंडीशनल एस्पेक्ट, ये सभी क्या है, ये सभी जो है जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 63 नंबर दिया है, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किससे संबंधित है। तो शिक्षा का सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तत्व हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तत्व कौन कौन सा है, आत्म परीक्षण और अवलोकन, शिक्षा मनोविज्ञान के दो आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 65 नंबर दिया है, परफॉर्मेंस इज, परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो नॉलेज प्लस स्किल इनटू एटीट्यूड क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस। जो हम भी क्रियाएं करते हैं, जो हम वर्क आउटपुट देते हैं, वही हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्लस स्किल होनी चाहिए और उसके एटीट्यूड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन इज, तो मैंने ऑलरेडी ये सभी आपको बता दिया था, कल की वीडियो में दिया था कि इंटरेस्ट और अटेंशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उसे ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्रशिक्षण कहते हैं, प्रशिक्षण किसको कहते हैं दोस्तों, तो किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास की प्रक्रिया को ही प्रशिक्षण कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी कार्य करने की इच्छा को प्रशिक्षण नहीं कहा जाता है, कार्य को करने की इच्छा है आपको इंटरेस्ट कहा जाता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन प्रशिक्षण यहाँ पे ट्रेनिंग किसको कहते हैं, तो ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसको कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता की विकास की प्रक्रिया को ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें जैसे आप कोई CTI कर रहे होंगे, तो जिस भी ट्रेड से आप होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिशियन से है तो इलेक्ट्रिशियन के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से है तो उसकी डिटेल से आपको विकास करवाया जाता है। तो ये सभी क्या है, ट्रेनिंग चलती है CTI में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर दिया है, एटीट्यूड इज, एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड किसी कार्य करने की इच्छा शक्ति को ही एटीट्यूड कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे अंदर एटीट्यूड है इस काम का, अगर मुझे ये काम या आपको कोई भी काम अच्छे से आ रहा है तो अन्य लड़कों से आप भिन्न रहेंगे, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति रहेगी कि ये मैं कार्य कर लूँगा, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 दिया है, इंस्टिंक्ट आत्मबल से संबंधित है। तो इंस्टिंक्ट आत्मबल से संबंधित है ज्ञान, भावना और कोशिश। ज्ञान, भावना और कोशिश, ये तीनों क्या है, इंस्टिंक्ट यानी आत्मबल से संबंधित है। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मबल। तो कॉग्निटिव, एफेक्टिव और कोनेटिव, ये सभी क्या है, आत्मबल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर दिया है कि यहाँ पे काइनेस्थेसिस यानी कि गति संवेदन सेंसेशन का सेंस आर्गन है। यानी कि गति संवेदन क्या है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सेंस ऑफ पुश एंड पुल प्रेस विया मस्कल्स क्या है, गति संवेदन। जैसे हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, पुश मतलब दबाते हैं या प्रेस करते हैं या खींचते हैं, पुश मीन्स दबाना, पुल मीन्स खींचना और प्रेस मीन्स भी दबाना, विया मस्कल अपने मस्कलों के द्वारा। तो वहाँ पे क्या आता है, गति संवेदन सेंसेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर दिया है, ज्ञान बोध परसेप्शन इज, ज्ञान बोध परसेप्शन क्या है, तो यहाँ पे ज्ञान बोध परसेप्शन जो है वो है किसी उद्देश्य, अनुभव, आकांक्षाओं के परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, परसेप्शन यानी कि ज्ञान बोध है। किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को जानने की प्रक्रिया ही ज्ञान बोध है। बाह्य संवेदनाओं को प्राप्त करके उसकी विवेचना के बाद परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया ही ज्ञान बोध है। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 72 नंबर कि परसेप्शन से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया परसेप्शन से संबंधित तथ्य क्या है। यहाँ पे किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सभी क्या है, परसेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है इंटरेस्ट यानी कि रुचि इज, मतलब रुचि है, रुचि एक क्या है। तो रुचि देखिए एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो हमारे ज्ञान को सुनिश्चित करती है, रुचि कहलाती है। रुचि किसी में समाहित होने की प्रक्रिया है, यानी कि जिस चीज में आपको समाहित हो जाता है कि मुझे ये वर्क करना है, उसी को क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। गतिशील अवस्था में रुचि में इच्छा शक्ति होती है, यानी कि ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे रुचि के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों 74 नंबर दिया है इंटरेस्ट से संबंधित है, यानी कि रुचि से संबंधित क्या है यहाँ पे। तो रुचि से संबंधित है यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पे क्या है कि रुचि व्यक्ति को हट और अड़ियल व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपको रुचि है तो आप क्या करेंगे, जिद करेंगे, आप अपने व्यवहार में क्या करेंगे, अड़े रहेंगे, यानी कि आपकी रुचि उस काम में है तो आप उसे मन और तन मन धन सभी लगाकर काम करेंगे। तो इंटरेस्ट से संबंधित ये तथ्य है। वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, अगर आपको रुचि है तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी इंटरेस्ट दिखाएंगे। वस्तु का अभ्यास करने की प्रक्रिया करेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। तो यहाँ जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारक हैं, यानी कि आपके अंदर रुचि का क्या होगा, हानि होगा, यानी कि आपकी रुचि हट जाएगी। इसके लिए कारक कौन कौन से होंगे, तो चिंता और बुरी आदतें जो होंगी आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट के वजह से हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट आपका खो जाएगा। और पढ़ाई के प्रति आकर्षक कारण जो होगा तो ये आपको इंटरेस्ट जगाएगा। तो यहाँ देखिए लॉस ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। शारीरिक कमजोरी होगी, अगर शारीरिक कमजोरी होगी, चिंता और बुरी आदतें होगा तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, यानी कि आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं सही होंगे, चिंता और बुरी आदतें और शारीरिक कमजोरी, ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए मैंने ऐसे आपको सीरियल वाइज चैप्टर वाइज तैयार करवा दिया है पीओटी। आप सभी वीडियो को सीरियल वाइज एग्जाम से पहले देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हिंदी के साथ साथ डिटेल से भी समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनर से कम रुचि के कारण हो सकते हैं। ट्रेनर से कम रुचि के कारण क्यों हो सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका सही ना होना, किसका, ट्रेनर से कम रुचि होना कि पढ़ाने का तरीका सही ना होना, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका क्या होगा, वो सही ढंग से नहीं पढ़ाता होगा, कुछ भी इधर उधर सीरियल वाइज नहीं पढ़ाता होगा, मिक्स कर देता होगा। आप जिसे जो ट्रेनर होता है उसको समझ में नहीं आता है तो उसकी रुचि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ए सही हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है कमजोर व्यक्तित्व, यानी कि उसका व्यक्तित्व जो होगा कमजोर होगा, ये भी सही है इंस्ट्रक्टर का। तो ट्रेनर का रुचि कम हो जाएगा। अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी, अगर अच्छी विषय पे पकड़ है तो रुचि जगा देगा ट्रेनर के अंदर, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। जो क्या है, पढ़ाने की तरीका सही न होना इंस्ट्रक्टर का और कमजोर व्यक्तित्व होने के कारण ट्रेनर से कम रुचि के कारण हो सकते हैं, यानी कि ट्रेनर की रुचि खत्म हो जाती है अगर इंस्ट्रक्टर ऐसे मिल गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। अटेंशन इज, अटेंशन क्या है, अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान। तो ध्यान क्या है, तो ध्यान एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अटेंशन बोला जाता है। अटेंशन क्या है, अटेंशन मीन्स क्या होता है, ध्यान होता है। तो एक समय में एक ही वस्तु पर मन केंद्रित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। दिया है टाइप ऑफ अटेंशन इज, यानी कि अटेंशन के प्रकार है। तो अटेंशन के प्रकार क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो जनरल अटेंशन होता है, सेलेक्टिव अटेंशन होता है, यानी कि बोथ ए एंड बी क्या है, अटेंशन के प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 79 नंबर, रुचि और ध्यान के संबंध में सही कथन है। तो रुचि और ध्यान का सही संबंध क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सही संबंध क्या है, अगर रुचि और ध्यान होगा तो आपको क्या होगा, काम में इंटरेस्ट आएगा, यानी कि रुचि आंतरिक ध्यान का प्रत्युत्तर है। रुचि एक समय में ध्यान को एक ही वस्तु पर केंद्रित करती है, ये दोनों सही है। रुचि एक बुद्धिमत्तापूर्ण ध्यान है, ये भी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिट इज,
यानी कि हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। आदत क्या है ये पूछ रहा है। तो हैबिट क्या होता है दोस्तों, हैबिट एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। क्या है, हैबिट एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ठीक है, समय पर खाना खाने की प्रवृत्ति को आदत कहते हैं, ये हैबिट नहीं कहलाएगा। टीवी देखने की प्रक्रिया आदत कहते हैं। तो क्या ये सभी अच्छे आदत नहीं है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो मन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, आदत के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो आदत के लिए सही विकल्प यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने से ही आदत बनती है। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन बढ़ाया है, यहाँ पे विशेष गुणों को लिखा है। तो विशेष गुण आपका यहाँ पे खाना खाना या टीवी देखना विशेष गुण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि समय पर खाना खाना ही आदत है, तो ये देखिए ये विशेष गुण नहीं है, खाना खाना या टीवी देखना विशेष गुण नहीं है। आपकी आदत यहाँ पे बदली जा सकती है खाना खाने का और टीवी देखने का। अगर मान लीजिए खाना आपको 12 बजे खाते हैं, तो अगर आपको 11 बजे आपका मन पसंदीदा खाना आपके सामने रख दिया जाए तो आपका वहाँ पे आदत बदल जाएंगी। टीवी देखने का, अगर मान लीजिए कोई सीरियल आप समय पे 7 बजे देखते हैं, 7 बजे आता है, अगर वो सीरियल अपना समय बदल दे, अगर वो 9 बजे आने लगे तो आप उसी सीरियल को 9 बजे देखने लगेंगे। तो ये विशेष गुण के अंतर्गत नहीं आता ये दोनों, इसलिए मैंने इसको गलत बताया। नहीं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं उपरोक्त सभी बता सकता था। यहाँ समझने की बात है, विशेष गुण को ही क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में यही पूछ रहा है कि आदत के लिए सही विकल्प क्या है, तो कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने से सही आदत बनती है। करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही कार्य की बार बार पुनरावृत्ति से आदत बनती है, ये भी सही है। सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दोस्तों, तो आदत के गुण हैं। तो आदत के गुण क्या हैं, तो यहाँ पे आदत के गुण सुधार का विरोध आदत के गुण हैं। यानी कि जो आप अगर सुधारेंगे, कोई चीज़ गलती है उसको सुधारेंगे, वही क्या है, आदत का गुण है। बार बार उसको दोहराते रहेंगे, एक रूपता दिखाते रहेंगे, यानी कि बार बार वो काम करते रहेंगे, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदत के गुण हैं। नेक्स्ट क्या है, 83 बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है दोस्तों, स्वयं को सुझाव देने के सिद्धांत से बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अगर आप बार बार अपने आप को सुझाव दे रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, जो भी बुरी आदतें हैं, तो उससे आपका सुधार होगा बुरी आदतों में। नई आदत बनाने के सिद्धांत से, सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बुरी आदतों में संलग्न हो गए हैं तो आपको क्या होना, नई आदत पकड़ाना पड़ेगा, नई कोई अच्छी चीज़ें आपको पकड़ना होगा और डेली उसे दोहराना होगा। स्वयं को उसको सुझाव देते रहना होगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम करना है। और बुरी संगत को छोड़ने के सिद्धांत से, तो ये तीनों अगर आपके अंदर आ जाता है तो बुरी आदतों को आप छोड़ जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बुरी आदतों, बुरी संगत से छोड़ दीजिए, नई आदत डालिए, अच्छी आदत, और स्वयं को बार बार सुझाव देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर दिया है, लर्निंग के लिए सही है। लर्निंग के लिए क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे तो सिर्फ जानना ही, सीखना नहीं। ये क्या है, लर्निंग के लिए सही नहीं है, सिर्फ जानना ही सीखना नहीं, ये भी सही है, लर्निंग के लिए सही है। और सीखना एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, सीखना संवेदन का परिणाम है, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द जो लैटिन शब्द पर्सनल से लिया गया है का अर्थ है। तो पर्सनल का अर्थ यहाँ पे बताना है आपको। तो पर्सनल का मतलब होता है एक तरह से व्यक्तित्व, वो होता है मुखौटा। तो पर्सनल का मतलब जो हो जाएगा कि आपके अंदर जो ऐसी गुण जो पर्सनल रखती हो, यानी कि आपका व्यक्तिगत हो और वो गुण आप अंतर्गत किसी और के अंतर्गत न हो, तो वह क्या आता है, पर्सनल का अर्थ यहाँ पे मुखौटा हो जाएगा। ये नहीं कि पर्सनल अनुभव करना, क्या अनुभव करना क्या होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है। स्वयं में परिवर्तन करना, ये क्या है, हैबिट को सुधारता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, मुखौटा होगा पर्सनल का मतलब। नेक्स्ट क्या है 86 नंबर, पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी किसको कहते हैं दोस्तों, तो अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई संपूर्णता को पर्सनालिटी कहते हैं। जैसे आपने 10 साल, 5 साल, 3 साल जो भी एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको वो
अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई संपूर्णता को क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहा जाता है। अब पर्सनालिटी पढ़ने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी पढ़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं। पर्सनालिटी क्या होता है कि आपने कुछ समय वर्क किया है या अपने जीवन से सीखा है और उस जीवन को अपने अंतर्गत बना लिया है, यानी कि उसमें संपूर्णता हो गया है, उसी को पर्सनालिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि ये टिक कर दीजिएगा अच्छे कपड़े पहनने की प्रक्रिया को पर्सनालिटी। अच्छे कपड़े सभी लोग पहन सकते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, कोई भी पहन सकता है, तो इससे पर्सनालिटी नहीं बनती। पर्सनालिटी तो असल में वो होता है जो आपको एक विशेष ज्ञान में संपूर्णता दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, दिया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा पहले याद करावें फिर पहचान बतावे। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो पूछा है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सिद्धांत के लिए सही नहीं है, तो हमेशा पहले याद करावें फिर पहचान बतावें, ये सही नहीं है। बाकी सही क्या है दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के सही सिद्धांत जो है, पहले वास्तविक फिर काल्पनिक बतावें, ठीक है, पहले अनुभव करें फिर सामान्य व्यवहार करें, पहले ज्ञान फिर उसके बाद दक्षता बतावें, ये सभी क्या है, सही है। तो सही क्या नहीं है, हमेशा पहले याद करावें फिर पहचान बतावें, ये सही नहीं है। पढ़ने से भी आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, दिया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही वाक्य है। तो शिक्षण का सिद्धांत का सही वाक्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो शिक्षण का पहले मुख्य लक्षण फिर छोटा उद्देश्य बतावें। यानी कि जब भी आप टीचिंग के अंतर्गत जाते हैं तो जो भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके मुख्य लक्षण क्या है, मतलब उसकी सबसे पहले मेन पार्ट को बताइए कि हम इस लेक्चर के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या मुख्य लक्षण बताएं, फिर बाद में छोटी छोटी उद्देश्य को डिस्कस कर दिए। अगर छोटी डिस्कस को आप पहले डिस्कस करेंगे तो इंटरेस्ट स्टूडेंट के अंदर से हट जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है, ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिए सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है, इसमें आपको पढ़ के बताना है क्या सही नहीं है। सीखने की क्रियाकलाप आवश्यक है, ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है। सीखना पुराने अनुभव पर निर्भर करता है, ये भी सही है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसकी सीखने की इच्छा होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा है, यानी कि करेक्ट जब तीनों ये सही हैं तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रभावकारी सीख के लिए सतत आकलन आवश्यक है, ये सही नहीं है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 90 नंबर, दिया है टीचर मस्ट बी के लिए सही नहीं है। टीचर को नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, टीचर के लिए सही नहीं है। टीचर मस्ट बी के लिए सही नहीं है, टीचर को नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे संदेहपूर्ण पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर नहीं, कैसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, यानी कि टीचर मस्ट बी के लिए सही नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए टीचर के अंतर्गत, संदेहपूर्ण पढ़ाने वाला। जैसे कोई भी वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो अगर टीचर ही संदेह में रह रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, गलत पढ़ा रहा हूँ कि सही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टीचर को क्या नहीं हो, सही नहीं होना चाहिए, संदेहपूर्ण नहीं पढ़ाना चाहिए। बाकी उसको जो होना चाहिए, टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, ये टीचर को होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संदेहपूर्ण पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, दिया है फिजिकल डिफरेंस में फिजिक शरीर गठन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो संबंधित नहीं है वो है रोबस्ट, यानी कि हष्ट पुष्ट, फिजिकल डिफरेंस में संबंधित नहीं है। बाकी फिजिकल डिफरेंस में क्या आ जाएगा, टाल और शार्ट, यानी कि लंबा और छोटा लंबा जो बोलते हैं, फैट मोटा, लीन दुबला, ये सब क्या है, फिजिकल डिफरेंस है। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, ये क्या है, फिजिकल डिफरेंस है। कोई मोटा है कोई पतला है, कोई मोटा है कोई पतला है, ये क्या है, सभी फिजिकल डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 92 नंबर, दिया है फिजिकल डिफरेंस में हेल्थ संबंधित नहीं है। तो फिजिकल डिफरेंस में हेल्थ संबंधित नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्गन्स है ये फिजिकल डिफरेंस हेल्थ से संबंधित नहीं है, ठीक है। आर्गन्स जो होते हैं, आर्गन्स जैसे आँख, कान, नाक और त्वचा, ये सब क्या है, ये सभी क्या है,
ये सेंस है, आर्गन सेंस, जो कि सब में होते ही हैं, चाहे वो फिजिकल डिफरेंस हो चाहे ना हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 93 नंबर दिया है, फिजिकल डिफरेंस में हैंडीकैप से संबंधित नहीं है। तो फिजिकल डिफरेंस में हैंडीकैप से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, अगली क्या होता है, अगली मिस होता है कुरूप। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे फिजिकल डिफरेंस में हैंडीकैप से संबंधित नहीं है, क्या होता है हैंडीकैप। हैंडीकैप ऐसा बोला जाता है शारीरिक अंतर हो जाता है, यानी कि हाथ पैर सही नहीं होंगे या कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है शरीर में, उसको बोलते हैं। बॉडी में जो डिफरेंसेज आ जाता है उसी को हैंडीकैप या फिजिकल डिफरेंस बोला जाता है। तो यहाँ जो अगली है कुरूप, यानी कि चेहरा का खराब होना, ये क्या है, फिजिकल डिफरेंस नहीं है। कोई सुंदर हो सकता है, कोई खराब हो सकता है, चेहरा क्या है, हैंडीकैप या फिजिकल डिफरेंस में नहीं आता। बाकी डिफेक्ट इन एनी सेंसेशन आर्गन, यानी कि नाक, कान, आँख, पैर, हाथ, ये सभी में डिफरेंस आ जाता है तो फिजिकल डिफरेंस या हैंडीकैप बोला जाता है। रोबस्ट, हैंडसम, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस से संबंधित है। तो फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस से संबंधित क्या है दोस्तों, यहाँ पे इल यानी कि बीमार जो है ये अपीयरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में कोऑपरेशन से संबंधित नहीं है। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस में कोऑपरेशन से संबंधित क्या नहीं है, इकोनॉमिक जो है संबंधित नहीं है फिजिकल डिफरेंस में कोऑपरेशन। नेक्स्ट है 96 नंबर, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित नहीं है। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस में फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, तो फेलो ट्रेनीज जो है वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस में फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, दिया है बिल्ली से संबंधित सिद्धांत है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है, बिल्ली से संबंधित सिद्धांत आपका नहीं सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है वो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिल्ली से के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, साइकोलॉजिकल डिफरेंस में अपाथी यानी कि उदासीनता, ठीक है, अपाथी मतलब उदासीनता। एक मिनट, 98 नंबर का क्वेश्चन लाओ। अपाथी यानी कि उदासीनता से संबंधित नहीं है, तो उदासीनता से संबंधित नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ड्रामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, दिया है यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिफरेंस में सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है। तो सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, स्पोर्ट सोशल हैबिट से संबंधित है, ड्रामा भी, और कल्चर एक्टिविटी, ये सभी क्या है, सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है, तो टीचर सोशल हैबिट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को बुद्धि योग्यता की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा में किन तरीकों से उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षक को कक्षा में जो तरीका उपयोग करना चाहिए वो है कि इंट्रा क्लास ग्रुपिंग, यानी कि क्लास के अंतर्गत आपस में डिस्कस करवाना, ठीक है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी अगर किसी भी ट्रेनिज के अंदर किसी भी स्टूडेंट के अंदर कोई भी डाउट है तो पर्सनल इंडिविजुअल यानी कि उसे व्यक्तिगत पूछना और उसे बताना। होमोजीनियस ग्रुपिंग, यानी कि होमोजीनियस ग्रुपिंग क्या होता है कि एक ही तरह के लड़के होंगे, एक ही माइंड मेकअप का, तो तेज वाले तो तेज से ग्रुपिंग में करवा दीजिए, और जो नॉर्मल लड़के हैं नॉर्मल वालों से, जो थोड़ा कम बुद्धिमान है कम बुद्धिमान वालों से ग्रुप डिस्कशन करवाइए। ये सभी क्या है, कक्षा में इन तरीकों को उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहला लेसन और दूसरा लेसन, तो दूसरे लेसन थोड़ा लंबा है दोस्तों, तो 1 और 2 पार्ट बना दिया। तीसरा पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।